ओके, सो स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस से। इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस लेते हैं, इसके लिए हम V ओवर F, ठीक है। अब अगर आपका ये वेक्टर स्पेस V है ओवर F विद ए मैपिंग, सो मैपिंग हम डिफाइन करते हैं। सपोज मैं कुछ F नाम दे रही हूँ, V क्रॉस V से इस फील्ड F में, ठीक है। अब ये जो मैपिंग है आपकी सर्टेन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करती है तो इस वेक्टर स्पेस को हम बोल देते हैं ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। तो देखते हैं कि किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई आपकी करनी चाहिए। तो फर्स्ट तो है कि आपका लीनियर होना चाहिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर हम U कोमा V क्रॉस V से है तो ये टपल वाइज टाइप का एलिमेंट आएगा और इनर प्रोडक्ट को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टाइप से ले रही हूँ। तो फर्स्ट जो टपल है, फर्स्ट आपका ये वाला हो गया है, तो इसमें लीनियर होना चाहिए, मतलब अल्फा U1 प्लस बीटा U2 कोमा V है, ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा टाइम्स U1 कोमा V प्लस बीटा टाइम्स U2 कोमा V, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए कि ये आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होना चाहिए। मीन्स आपका U कोमा V जो है वो इक्वल होना चाहिए V कोमा U, ठीक है। ओके, इसका जो नेक्स्ट है वो है आपका पॉजिटिविटी। मीन्स U कोमा U का जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड U कोमा U का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा इफ एंड ओनली इफ आपका ये जो U है वो 0 हो। तो आपने एक वेक्टर स्पेस लिया V ओवर F, एक फंक्शन या एक मैपिंग हमने ली है V क्रॉस V से F पे, ठीक है। अब ये जो हमने मैपिंग ली है ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है कि आपका फर्स्ट जो टपल है उसमें लीनियर होना चाहिए, तो फर्स्ट लीनियरिटी होगी। सेकंड आपकी U कोमा V जो है वो इक्वल होना चाहिए V कोमा U के कॉन्जुगेट के। थर्ड होगी आपकी U कोमा U का जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और ये 0 होगा अगर आपका ये U 0 होता है। तो ये जो अगर ये जो आपका मैपिंग है ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये मैपिंग आपका इनर प्रोडक्ट होता है, इनर प्रोडक्ट। और ये जो वेक्टर स्पेस V है विद दिस इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्म, ठीक है। तो नॉर्म आपका क्या होता है, V आपका कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है। सबसे पहले नॉर्म, तो इसमें V आपका एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसको मैं इन शॉर्ट IPS लिख रही हूँ, ठीक है। और इसमें एक मैंने वेक्टर ले लिया है स्मॉल v। तो इस v का जो नॉर्म होता है वो कुछ नहीं होता है, इस वेक्टर की लेंथ बताता है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, नॉर्म ऑफ v। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट v का v के साथ में इनर प्रोडक्ट। ये आपका जो होता है डेफिनेशन होता है एक वेक्टर के नॉर्म की, ठीक है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है जो हमारे लिए यूजफुल है वो है ऑर्थोगोनैलिटी, या फिर एक सेट है उसको हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल के लिए सपोज आपके पास में मैं एक सेट ले लिया है S, तो इसमें U1 U2 कुछ UK इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये जो UI है ये मैं V से ले रही हूँ, V जो जहाँ पे हमारा ओवर F ये वेक्टर स्पेस है। तो अब इस सेट को मैं ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलूंगी, सॉरी ऑर्थोगोनल सेट बोलूंगी कब, जब आपके जो ये वेक्टर्स हैं इनका इनर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ में 0 आ जाए, जहां पे ये दोनों I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। मतलब खुद का खुद से नहीं, बट
आपस में जो इनका इनर प्रोडक्ट है वो आपका 0 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो ये यू आई है ये यूजे के साथ में ऑर्थोगोनल है, और इस सेट को, अगर इस सेट के सारे वेक्टर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे, इस सेट को हम बोल देते हैं कि ये ऑर्थोगोनल सेट है आपका। ठीक है, ये हमने ऑर्थोगोनल सेट डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब इसके साथ में हम एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं, वो क्या है कि यू आई का यू आई के साथ में इनर प्रोडक्ट आपका अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो अगर आपका सेट इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ सेटिस्फाई करता है तब उस सेट को हम बोल देते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल में क्या आपका होता है कि जो वेक्टर्स हैं उनका आपस में इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तब उसको हम बोल देते हैं ऑर्थोगोनल सेट। और इसी के साथ में अगर आपका आपस में तो इनर प्रोडक्ट 0 हो ही रहा है, इसके साथ साथ में खुद से भी जो इनर प्रोडक्ट है वो आपका अगर 1 हो जाता है तो उस सेट को हम बोल देते हैं कि ये ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है, ये एक आपने मैपिंग लिया, सपोज इसको मैं मैपिंग को नाम टी दे रही हूं, वी से यू पे, जहां पे वी और यू आपके वेक्टर स्पेसेस है ओवर ए फील्ड एफ। ठीक है, 2 वेक्टर स्पेस है और इन दोनों वेक्टर स्पेस के बीच में मैंने एक मैपिंग लिया। अब अगर ये मैपिंग एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, कौन सी प्रॉपर्टी को, टी ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू एल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वाई। ठीक है, अगर ये जो मैपिंग है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो बोल देते हैं कि जो मैपिंग है ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आपकी होती है ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस लिए थे। ओके, अगर यही मैं सेम ले लूं, मतलब टी को वी से वी ले लूं, तब इसको हम बोल देते हैं लीनियर ऑपरेटर। और अगर मैं वी से एफ ले लूं, मीन्स वेक्टर स्पेस टू फील्ड, अगर मैं ये मैपिंग ले लेती हूं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसी को हम बोल देते हैं लीनियर फंक्शनल। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है कि ठीक है ये आपने मैपिंग ले ली और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट इसका कर्नल और रेंज की बात आती है। ठीक है, तो कर्नल ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, तो कर्नल आपका क्या होता है, बेसिकली कर्नल में इसको हम केर टी से डिफाइन करते हैं या नोट करते हैं। इसमें आपके सपोज यहाँ पे टी जो है वो आपका यू से वी है, तो इसमें यू के वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एलिमेंट्स या यहाँ पे वेक्टर हम बोलेंगे, तो यू के वो सारे वेक्टर्स आ जाएंगे सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा हो, मतलब इस यू के वो सारे एलिमेंट्स जिनका मैपिंग 0 पे हो रहा होगा, तो उन सब वेक्टर्स का अगर कलेक्शन कर लेंगे तो वो आपका कर्नल ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी हो जाता है। ठीक है, ओके, और आप चेक कर सकते हैं कि जो कर्नल टी है ये आपका सब स्पेस होता है वी का। ठीक है, सॉरी वी का नहीं, यू का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वेक्टर्स हैं वो यू से आ रहे हैं, तो ये जो कर्नल ऑफ टी है ये आपका यू का सब स्पेस होता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारे रेंज ऑफ टी, तो इसमें आपके रेंज में तो पता ही है आपके इस यू की एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं उनका कलेक्शन आता है, तो इसमें टी ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स आपका यू से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आपका रेंज हो जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का। सिल्वेस्टर्स लॉ, या फिर इसको आप रैंक नलिटी थ्योरम भी बोल सकते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, ओके, तो इसके लिए सपोज आपके पास में एक मैपिंग है टी वी से, सपोज
W। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन आपका रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V। अब यहाँ पे रैंक और जो नलिटी है वो क्या चीज होता है, अगर इस कर्नल T का जो हम डायमेंशन देखें, डायमेंशन ऑफ कर्नल T, ये आपका होता है नलिटी। और अगर रेंज का डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन ऑफ रेंज T, वो आपका होता है रैंक ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे इसको हम लोग अप्रोच करना है। आपके पास में एक V दे दिया है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी है सच दैट उसका रेंज और नल स्पेस दोनों इक्वल है। उसके बाद हम पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन में कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ V इज इवन, और डी में कह रहा है T स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ V की बात करेंगे। तो अभी जस्ट अभी हमने रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ा है, उसमें आपका क्या होता है, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल टू आपका डायमेंशन ऑफ V होता है। ठीक है, तो इनको इन शॉर्ट हम RT और NT से भी डिनोट कर देते हैं, और कई बार रैंक को रो से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको रेंज और नल स्पेस दोनों इक्वल दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होंगी, और आपकी इसकी जो डायमेंशन होती है वो आपकी रेंज होती है, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो नलिटी होती है। तो यहां से आपका क्या इंप्लाई हो गया, R ऑफ T इज इक्वल टू N ऑफ T। ठीक है, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से आपका RT प्लस RT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो यहां से आप देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ V आ गया 2 टाइम्स रैंक ऑफ T। तो रैंक ऑफ T आपका कुछ भी होगा, उसका 2 टाइम्स आपका इसका डायमेंशन हो गया। तो यहां से आपका जो V का डायमेंशन है हमेशा इवन आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा फॉल्स है। फिर बी और सी को कंसेप्ट को अभी हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका है टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि टी ऑफ एन जो होता है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, टी ऑफ नहीं, पहले T2 से सोचिए, तो इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो 2 का मतलब है कि हमने पहले x पे t लगाया, उसके बाद जो भी आपके पास में आया वैल्यू उस पे फिर से हमने t लगाया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम टी क्यूब एक्स की बात करेंगे तो ये आपका टी ऑफ टी एक्स इस टाइप से होता है। तो अब हमारे पास टी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो टी स्क्वायर आपका टी ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब आपका रेंज और नल स्पेस दोनों इक्वल है, और हमने अभी क्या डिफाइन किया था कि रेंज स्पेस में आपके टीएक्स टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो यहां से आपका क्या पता चलेगा कि जो टीएक्स है आपका वो रेंज में बिलोंग कर गया, और रेंज आपका किसके इक्वल है, नल स्पेस के। राइट, तो टीएक्स आपका कहां पे बिलोंग कर गया, नल स्पेस में, नल स्पेस हो, क्योंकि रेंज टी और नल स्पेस आपका इक्वल है। तो टीएक्स आपका नल स्पेस में बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये आपका कुछ ना कुछ वेक्टर ही आएगा v का, है ना। तो नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अगर इस पे हम t को लगाएंगे तो वो हमें क्या देगा, 0 देगा। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि नल स्पेस में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, आपके v के वो एलिमेंट आते हैं सच दैट इस पे आप t लगाएं तो वो आपको 0 पे इसका मैपिंग हो। अब यहाँ पे टीएक्स आपका नल स्पेस से बिलोंग कर गया, इससे पहले आपका रेंज में बिलोंग कर रहा है, रेंज आपका v का सबसेट, इसका मतलब टीएक्स आपका v से बिलोंग कर गया, तो टीएक्स v से बिलोंग कर गया, तो इस पे फिर से t लगाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो यहां से आप क्या लगा सकते हैं, t ऑफ टीएक्स से आपका 0 आ गया। राइट, तो आपका डी ऑप्शन भी ट्रू हो रहा है, बट यहाँ पे फॉल्स पूछा है, इसलिए ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा।
49 नंबर आप क्वेश्चन ट्राई करिए। चलो एक बार देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। तो इसमें आपको R4 से RX में एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया है जो वेक्टर्स को, समथिंग वेक्टर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब टी ऑफ दिस वेक्टर का इमेज इस टाइप से है, इस वेक्टर का ये है और इस वेक्टर का ये है। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ x4 इन टी ऑफ -3, 5, 6, 6, मतलब इसकी जो इमेज आएगी आपको उसमें x4 का कोफिशिएंट बताना है। तो अल्टीमेटली हमें पहले इसकी इमेज ही निकालनी होगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे तो कोई क्लू नहीं है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, पर हमें पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई। ऐसा तो हो सकता है। ठीक है, और आपका ये जो -3, 5, 6 है, इसको हम, ये जो 3 वेक्टर आपको दे दिए हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो हम ये जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है इसको उस पर अप्लाई करके हमारे पास कुछ मिल सकता है हमें। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए, मीन्स अल्फा टाइम्स -1, 1, 1 प्लस बीटा टाइम्स 1, 2, 3, 4 प्लस सी टाइम्स या कुछ, ठीक है, 2, -1, -1, 0 इक्वल टू आपका आना चाहिए -3, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में 3 या 4 इक्वेशंस बनेगी। उसके बाद हमें इसको इक्वेट करना है। ठीक है, तो वहां से अल्फा, बीटा और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम, आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, -अल्फा प्लस बीटा प्लस 2c इक्वल टू -3, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस सी इक्वल टू 5, अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस सी इक्वल टू 6, अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब आप यहां से देख सकते हैं, तो अगर इन दोनों को हम देखें, माइनस करें तो बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक है, और बीटा की 1 आ गई तो यहां से अल्फा की निकाल सकते हो, अल्फा की आपकी 2 आ गई और अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, तो इसमें से किसी भी रख के आप निकाल सकते हो। तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आपकी आ गई -1। ठीक है, तो यहां से हमने लिख दिया, मैं यहाँ पे रब करके लिख देती हूँ, ये आपका आ गया 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स आ गया और ये -1 टाइम्स। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, टी ऑफ लगा दीजिए। तो यहाँ पे जब इस होल पे टी लगाएंगे और ये लीनियर है तो आपका ये इस टाइप से आ जाएगा, 2 इंटू टी ऑफ दिस, और ये तो 1 ही है तो यहाँ पे सीधा टी लगा सकते हैं हम लोग और यहाँ पे भी टी लगा सकते हैं। ठीक है, और इनका आपको दे ही रखा है, तो 2 टाइम्स दिस प्लस दिस और माइनस दिस, इसको जब कैलकुलेट करके निकालेंगे आप तो वो इसकी इमेज आ जाएगी और उसमें x4 का कोफिशिएंट देख लेंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इसका x4 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स दिस, तो 2 दूनी 4, और इसमें है नहीं, इसका होगा आपका, तो इसमें माइनस टाइम्स तो माइनस प्लस 1, तो ये आपका 5 आंसर आ जाएगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि अगर आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। तो सपोज आपको कुछ टी दे दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से W में। ठीक है, पहले आप V का ही, V से V में कुछ भी दे दिया है, जैसे अगर हम लोग V को ले लें वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ px टाइप का ही आएगा, पॉलिनोमियल टाइप का। ठीक है, इसको हम किस पे सेंड कर दे रहे हैं, p ऑफ x प्लस 1 पे। तो यहाँ पे आपको v से v में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिए सच दैट t ऑफ px इक्वल टू p ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे हमने v ले लिया है वेक्टर स्पेस ऑफ p डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। अब इसका हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है,
तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमें एक बेसिस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई बेसिस नहीं गिवन है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं। तो जो वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल्स का होता है उसकी स्टैंडर्ड बेसिस, अगर आप n डिग्री के पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस ले रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस आपकी 1x, x², xn, ये जो सेट होता है ये इसका बेसिस फॉर्म करता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री तक का हमने पॉलिनोमियल्स लिए, तो यहाँ पे हमारी बेसिस हो जाएगी 1x, x², ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं इनकी हमें इमेज देखनी है अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें दी गई है। तो देखिए 1 by 1, तो यहाँ पे t ऑफ 1 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे हम देखेंगे कि इसका क्या इमेज होगा। अब px का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1, तो p ऑफ x को हम p ऑफ x प्लस 1 पे मैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास में 1 है तो 1 पे ही मैप हो जाएगा। t ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1, फिर नेक्स्ट आपका x² है तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे px जो है आपका x² है, तो p ऑफ x प्लस 1 आपका x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इमेज देखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी इमेज आ गई इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है इन्हीं एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x², ठीक है। तो हमने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, 1x, x², जो ये स्टैंडर्ड बेसिस हमें दिया हुआ है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट हमें दे दिया x प्लस 1, तो 1 को तो हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं और x को 1 इंटू x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 इंटू x²। नेक्स्ट आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आपका x² प्लस 1 प्लस 2x हो गया। अब इसको अगर हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x², ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ से, तो सपोज उस मैट्रिक्स को मैं A नाम दे रही हूँ, वैसे हम इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू बीटा, और बीटा यहाँ पे आपकी बेसिस है। तो अब इस मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ से ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखा है, तो ये जो आपके एलिमेंट्स आए हैं जो स्केलर्स हैं इनको आप कॉलम वाइज लिख दो, 1 0 0। फिर आपका जो सेकंड वाला जो एलिमेंट था उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन था उसको सेकंड कॉलम बना दो, तो यहाँ पे क्या 1 1 0 1 1 0। इस वाले में फिर थर्ड वाले में आपका 1 2 1, इसको थर्ड कॉलम बना दो। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी हो गई, ये आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई दिस ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, ठीक है। तो ये तो आपका V से V पे था। अगर यहाँ पे V से मैं W ले लूं, ठीक है, W जहाँ पे कोई और वेक्टर स्पेस होगा, तो सपोज यहाँ पे अगर हमने V वेक्टर स्पेस लिया है डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 का, और W ले लूं वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल से ले लो डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे V की बेसिस आपकी 1x x² होगी और बीटा डैश इसकी बेसिस ये आपकी हो जाएगी 1x x² x³, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो इमेज हमारी निकली है इसको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसके एलिमेंट के लिखेंगे, बीटा डैश के, ठीक है। अभी तो हमारे पास बेसिस सेम थी इसलिए हमने इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया था, बट अब हम बीटा डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है अगर आपको 2 डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस दे देता है तो। ओके, सो ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है द नल स्पेस ऑफ टी इज दिस। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके नल स्पेस में किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें आपके P2 के वो पॉलिनोमियल्स आएंगे जिनका इमेज आपका 0 पे जा रहा होगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे P2 आपका वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल डिग्री एटमोस्ट 2, तो आपका एटमोस्ट डिग्री 2 का जो
फॉर्मेट है वो इसी टाइप का होता है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो इक्वल टू 0 करने पे आप को यही चीज मिलेगी। अब यहाँ से आप इक्वेट करके देख लो कि आपके पास में किसकी क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि जब तक हमें ए बी और इनकी वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेट करेंगे तो ए इक्वल टू माइनस बी आ गया। ठीक है, एक्स वाले को अगर इक्वेट करोगे तो बी इक्वल टू सी आ गया, और इसको करोगे तो ए इक्वल टू माइनस सी आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या फाइंड आउट हो गया, बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू माइनस बी, ए इक्वल टू माइनस सी, तो बी इक्वल टू सी। तो यहां से आपको जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो आपका यही निकल के आएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, माइनस ए टाइम्स इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपका कंक्लूजन निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हमने आपका जो, अगर मैं नल स्पेस ऑफ टी यहाँ पे लूँ, नल स्पेस ऑफ टी, तो इसमें आपके वो सारे पॉलिनोमियल्स आएंगे 2 डिग्री के, सच दैट टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इसके इक्वल टू आपका 0 आए। तो इस कंडीशन को जब हमने चेक किया तो हमारे पास ये आया। अब इसकी वैल्यूज रख दो, तो माइनस ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप माइनस ए को भी कॉमन लेंगे तो, या फिर नहीं भी लेंगे क्योंकि हमारे में कॉमन नहीं ले रखा है, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके नल स्पेस में किस टाइप का एलिमेंट आ गया, ए टाइम्स दिस टाइप का, और ये आपका ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि आपका ओवर आर बात कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है वो बात आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में आपकी रेंज स्पेस की बात कर रहा है, तो रेंज स्पेस में हमारे किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, रेंज स्पेस ऑफ टी। तो इसमें आप सारी जो P2 की जो भी पॉलिनोमियल्स उनके जो इमेजेस होंगे उनका कलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इमेजेस का कलेक्शन किस टाइप से है, इस टाइप से है। अब यहाँ पे आपको फिर वही ए बी या इस टाइप से देखना होगा, या फिर देखना होगा कि कैसा आपका किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x या एक्स स्क्वायर है ना, तो अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इस टाइप से दे रखा है। तो आपको कहीं ना कहीं से इनका अगर ये स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू हो रहा होगा तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इनका बन रहा होगा, है ना। तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा और देखना होगा कि अगर इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है तब तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, a प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से b टाइम्स 1 प्लस एक्स हो गया, या फिर नहीं, आपको 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का जो है कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, तो यहां से आपका ये हो गया प्लस ए माइनस सी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए और इसमें भी ए टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का आ गया। अब ये माइनस सी एक्स और सी एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो इसमें आप कुछ जोड़ घटा करेंगे तो ये भी आपका जो सी का होगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का या 1 प्लस एक्स टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज स्पेस है ना वो इसी सेट से स्पैन होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड भी ट्रू हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है उसमें सिंपली आपको इसकी इमेज देखनी है। टी ऑफ 1 प्लस एक्स आपका यहाँ से देख सकते हो कि अगर 1 प्लस एक्स है इसका मतलब ए है 1 हो गया, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 0। तो इसमें आप पुट करेंगे तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2 प्लस 1 सॉरी एक्स प्लस ए प्लस सी आपका 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस एक्स। तो टी ऑफ 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स आ गया। अब फिर से आप इसकी देखेंगे इमेज, तो ये अगर आ रही है तो स्टेटमेंट थर्ड ट्रू हो जाएगा और नहीं आ रही है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है विद स्टैंडर्ड बेसिस 1 एक्स एक्स स्क्वायर। तो जस्ट अभी मैंने बताई थी आपको
हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया था P ऑफ x इक्वल टू P ऑफ x प्लस 1। तो अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन ये दे दी है और बेसिस दे दिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप स्टैंडर्ड बेसिस लिख सकते हैं, सॉरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। तो वो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगी उसको आपको ट्रेस देखना है। अगर ट्रेस 3 आ रहा है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है।